हाय स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम एक प्रमेय को प्रूफ करने वाले हैं। पार्ट 4 हम बना रहे हैं, यानी कि हम लगभग इससे पहले 3 प्रमेय को प्रूफ कर चुके हैं। ओके, ये पार्ट 4 है, तो यानी कि हम 4 प्रमेय को, ये चौथा प्रमेय और ये 5वां, बेशक ये दोनों एक ही प्रमेय हैं, तो हम इन्हीं दोनों को आज प्रूफ करने वाले हैं। अगर आपको पता है कि यह प्रमेय होता है, कैसे होता है, तो भाई आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर क्यों होता है, तो भाई बने रहो, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं एकदम फुल प्रूफ के साथ। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इस प्रमेय की। बाकी ये दोनों जो प्रमेय हैं, ये दोनों एक ही प्रमेय है, दोनों अलग अलग नहीं है। देखो, इस प्रमेय में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक। और इसमें क्या है कि यदि हमने विलोम लिख भी दिया है, यानी कि इस प्रमेय का ये विलोम है तो यह भी एक प्रमेय, यह एक अलग प्रमेय है, यह एक अलग प्रमेय है, लेकिन इसी का एक विलोम है। ओके, देख सकते हो कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और इसमें क्या था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हम समझ गए कि हाँ, इसका यह एक विलोम है, लेकिन आखिर विलोम प्रमेय बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर जो गणितज्ञ थे या फिर जहाँ से भी ये नियम निकला, तो हमें विलोम प्रमेय की, यानी कि सीधा सीधा बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन उसका विलोम बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो देखो, इसका उत्तर आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। आज तक मैंने भी कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ चीज़ें देखो होती हैं जो सिंगल वे में काम करती हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल से, अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, ओके, अपनी इच्छा से। अगर आप भीम UPI, गूगल फ़ोन पे कुछ भी चलाते हो, पेटीएम, तो आप भेज सकते हो। लेकिन आप उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते। क्यों? जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक नहीं भेज सकते। तो ये क्या है, ये सिंगल वे में काम करते हैं, मतलब इधर से उधर तो जाएगी लेकिन उधर से इधर नहीं आएगी। और वैसे ही कुछ और उदाहरण है, जैसे कि हाँ, एक तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि मुँह से निकली हुई बोली क्या कहते हैं, वापस नहीं आती। यानी कि हमने मुँह से जो बोल दिया वो आपके कानों तक तो गई, आपने सुन तो लिया, लेकिन आपने जो सुना वो दोबारा मैं अपने बोली वापस नहीं ले सकता। सबसे बड़ा उदाहरण है, तो आप समझ सकते हो। तो उसीलिए मुझे लगता है कि उसीलिए इसका विलोम भी एक अलग प्रमेय बनाया गया, क्यों? जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हाँ, सीधा सीधा है तो मतलब कि सही है, लेकिन उसका विलोम भी जो है वो वर्क करता है, यानी उसका विलोम भी काम करता है। तो हमने बहुत ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया, आ जाते हैं देखो पहले प्रमेय को प्रूफ करने के ऊपर। तो पहला प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो इसके लिए हमें एक समांतर चतुर्भुज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि सामने है। तो देखो, यह एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो अभी हमें यह प्रूफ करना है कि सम्मुख कोण भी बराबर होंगे इसके अनुसार। ओके, तो सम्मुख कोण का मतलब कि ये कोण, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। तो देखो, हमें फ़िलहाल अभी प्रूफ क्या करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल ए है वो बराबर हो जाए एंगल सी के, तथा एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाए एंगल डी के। यह एक प्रमेय है। देखो, अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये होता है, लेकिन कैसे होता है आप समझ जाओगे। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इसमें हम एक विकर्ण डाल देंगे। विकर्ण कैसे भी डाल सकते हो, हम देखो AC को ही डाल देंगे, बाकी हम BD भी डाल के आपको बताएंगे, चिंता ना करो। देखो, हमने एक विकर्ण डाल दिया। अब आपको पहले प्रमेय के बारे में पता होगा, जो कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि कोई अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर उसमें हम विकर्ण डालते हैं तो वह आपको दो सर्वांगसम त्रिभुज मिलेंगे। यानी कि आपको 2 त्रिभुज मिला, जैसे ही विकर्ण डाला तो आपको 2 त्रिभुज मिला। चलो हम X और Y मान लेते हैं इन दोनों त्रिभुज को। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम मिलेंगे पहले प्रमेय के अनुसार। मतलब कि इस त्रिभुज की हम कोई भी पार्ट उठा लें तो सेम इस त्रिभुज के उस पार्ट से के इक्वल होगा। तो यानी कि ये जो अगर हम ये कोण उठा लें, ये और ये सर्वांगसम है। चलो आपको प्रूव भी कर दें कि सर्वांगसम कैसे है। देखो, ये भुजा इसके बराबर में है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, यानी AD इक्वल है किसके, BC के, तथा ये भुजा इसके बराबर में है। ओके, DC इक्वल है AB के, और AC तो बराबर है ही। AC जो है वो खुद AC के तो बराबर है ही, क्योंकि वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखो, हमारे किस नियम से, यानी कि साइड नियम से हमारा जो यक्ष है
वो सर्वांग सम हो गया y के, हम त्रिभुज का निशान लगा लेंगे। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। अब जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के भी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो हम प्रूफ हो गया कि एंगल डी जो है एंगल y के बराबर हो गया। तो यानी कि हमने एक चीज़ प्रूफ कर लिया कि एंगल जो डी है वो किसके बराबर है। अभी ऐसा क्यों है, इसे हम CPCT से दर्शा सकते हैं। CPCT का मतलब आपको पता ही होगा, काफ़ी बार हमने आपको बता रखा है। ओके, ये तो रही, हमने D को B के बराबर इक्वल दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि A को भी C के बराबर कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम देखो दूसरे हम क्या कहते हैं चतुर्भुज दूसरी आकृति को देखते हैं। तो इसमें हमने AC विकर्ण डाला था ना, इसमें हम BD विकर्ण डालते हैं। ओके, ये देखो BD विकर्ण डाल दिया। अब जैसे ही BD विकर्ण डाला तो आपको तो पता है कि हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज नंबर x और y, कुछ भी मान सकते हो अपने अनुसार। तो दो त्रिभुज मिले और दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। हम दोबारा नहीं प्रूफ करने वाले, ठीक है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अब जो सर्वांगसम होंगे तो एंगल A और एंगल C भी तो बराबर होगा CPCT के कारण, यानी एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। ओके, ये भी CPCT कारण। तो अब आप समझ गए हो कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर क्यों होते हैं। ओके, हमने चारों कोण आपको बराबर करके दिखा दिया। तो अभी आ जाते हैं इसके विलोम के ऊपर। अभी विलोम क्या है कि यदि चतुर्भुज में समूह कोणों का प्रत्येक अंग बराबर हो, यानी कि समूह कोणों का प्रत्येक अंग बराबर, यानी कि कोण ही बराबर हैं, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पे अभी हमें सिर्फ इतना पता है, देखो आकृति में आप देख लो कि समूह कोणों का प्रत्येक अंग बराबर है। प्रत्येक अंग बराबर है यानी कि हमने देखो इधर आपको लिख भी रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है तथा एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। तो हम यह कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा यह जो चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो आपको चतुर्भुज का योग का गुण पता होगा। चतुर्भुज का योग कोण योग गुण ये होता है। हम आपको लिख लें कि कोण योग गुण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। ओके, तो अभी हम चारों कोणों को जोड़ लेते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना होगा 360 अंश होगा। भाई अब कैसे हो गया, क्योंकि कोण योग गुण होता है, चतुर्भुज का कोण योग गुण का नियम ये पालन करता है। अभी देखो A जो है वो C के बराबर है, यानी कि एंगल A जो है एंगल A और एंगल B को तो लिख ही लेते हैं। एंगल C को हम एंगल A लिख देंगे क्योंकि बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल D को भी हम एंगल B लिख देंगे क्योंकि B के बराबर है एंगल B। तो यानी कि 360 अंश। कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर में था, A के बराबर में C था तो C के स्थान पे हमने A लिख दिया, और वैसे ही B के बराबर में D था, D के बराबर में B था। ये विकर्ण को आप भूल जाओ, हमने डाल दिया मिस्टेक से। तो इसके D के बराबर में B था तो क्या कहते हैं हमने D के स्थान पे B लिख दिया, वही किया है। तो अब देखो आपको 2A दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 एंगल A, और उसी तरीके से आपको 2B दिखाई दे रहा है तो 2 एंगल B। देखो ये प्रूफ आपको समझा रहे हैं, बाकी कहीं पे प्रूफ करने को आएगा नहीं, ठीक है। तो हम भी आपको ज़्यादा प्रूफ कैसे करते हैं वो नहीं बता रहे हैं, बस आप समझ जाओ। अगर आप समझ जाओगे तो प्रूफ तो ऑटोमेटिक कर लोगे यार। तो यहाँ पे हो गया 2 एंगल B बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि अगर हम 2 कॉमन ले लें तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 360 अंश। यहाँ पे हम कोष्टक लगाना भूल गए, तो 2 से हम 360 को काट देंगे, 180 अंश आएगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B का मान कितना हुआ 180 अंश। ओके, अभी आप देखो क्या मैजिक होता है। एंगल A और एंगल B का मान 180 अंश हुआ। अभी देखो एंगल A और एंगल B कौन से कोण है, संगत कोण है। हाँ, संगत कोण है, समूह कोण नहीं है। संगत और समूह में देखो अंतर होता है। ये एंगल A और इधर का एंगल B कौन सा कोण है, संगत कोण है। अब देखो ये कोण और ये कोण मिलके 180 अंश बन रहा है। अब आपको शायद याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं आया है तो हम आपको एक मैजिक दिखा देते हैं। देखो ये दोनों रेखाएं मान लो आप समांतर हैं। क्या मान रहे हो, समांतर हैं। इसमें हमने एक तिर्यक रेखा डाल दी, तिर्यक रेखा डाल दी। अब देखो ये यहाँ इस पॉइंट का नाम हमने A दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने B दे दिया। ओके, तो आप ये बताओ ये समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा में अगर हम तिर्यक रेखा डालते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। क्यों, क्योंकि समांतर रेखा के, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है। अब ये तिर्यक रेखा है तो ये एक ही तरफ के अंतःकोण है। अगर हम इधर के लेते तो इधर के एक ही तरफ के, ऐसा नहीं है कि एक कोण ये है एक कोण ये है, तब तो एकांतर कोण हो जाएगा, लेकिन एक ही तरफ के अंतःकोण ये और ये, तो दोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। और अब आप इस आकृति में और इसे मिलाओ, देखो ये रहा इधर का कोण, ठीक, और ये रहा इधर का कोण,
ठीक दिखाई दे रहा है आपको। अब ये कोण यहाँ पे देख लो और इस कोण को यहाँ पे इमेजिन कर लो। तो अगर ए और बी का मान 180 अंश है तो मतलब कि ए डी और बी सी क्या है, समांतर हैं, क्योंकि ये समांतर होंगे तभी इसका मान 180 अंश होगा। अगर ये समांतर नहीं है तो इसका और इसका योग कभी 180 अंश हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी का मान हमने 180 अंश आपको दिखा दिया है। अब जब 180 अंश हो गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हमारी ए डी जो है वो किसके समांतर में है भैया, बी सी के समांतर में है। ठीक है, ए डी जो है वो बी सी के समांतर में हो गई। तो देखो हमने ए डी यानी कि ए डी समांतर बी सी प्रूफ कर दिया है। ओके, अब किसी भी तरीके को हम ए बी को समांतर डी सी को प्रूफ कर दें, ये भुजा और ये भुजा तो समांतर प्रूफ हो गई, किसी तरीके से इसको इसके समांतर प्रूफ कर दें तब तो हमारा समांतर चतुर्भुज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो फिर से अपना कोण योग गुण लगाएंगे, कोण योग गुण। ओके, कोण योग गुण के नियम से क्या होता है भैया कि हमारे चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 अंश। अब देखो प्रूफ करते समय आप ये चक्कर मत खा लेना कि इसमें हमने ए प्लस बी का मान 180 अंश निकाला था तो इस बार हम सी प्लस डी का मान 180 अंश निकालते हैं। भैया कोई अंतर नहीं होगा, ए प्लस बी का मान चाहे निकालो चाहे सी प्लस डी का मान निकालो, दोनों ही स्थिति में समांतर हमारी ये और ये हो रही है ना। लेकिन अभी हमें क्या समांतर दिखाना है, इसे और इसे समांतर दिखाना है। तो इसे और इसे समांतर दिखाने के लिए हम या तो इसका ए और डी का मान 180 अंश दिखा दें या इस बी और सी का मान 180 अंश दिखा दें। तो देखो कैसे होता है। तो अब हम क्या करते हैं, बी और सी का मान 180 अंश दिखा देते हैं। एंगल ए के स्थान पे हम सी लिख देते हैं, एंगल सी ए के स्थान पे हमें एंगल सी लिखना है। ठीक है, तो एंगल सी प्लस हमें एंगल बी को तो रखना ही है, एंगल बी प्लस इस एंगल सी को तो एंगल सी ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे एंगल डी है ना, इस एंगल डी को हम एंगल बी लिख देंगे क्योंकि डी और बी इक्वल नहीं है। हाँ, डी और बी इक्वल हैं, डी और बी इक्वल है। मोबाइल में देखते समय यार कन्फ्यूजन हो जाता है, मोबाइल में भी देखना पड़ता है ना मुझे कि जो मैं बता रहा हूँ वो स्क्रीन के सामने है कि कहीं स्क्रीन के बाहर मैं जाके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है तो हम यहाँ एंगल डी के स्थान पे एंगल बी रख देंगे। ठीक है, बराबर 360 अंश। तो देखो 2 सी मिल रहा है और 2 बी मिल रहा है, यानी कि 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल बी बराबर 360 अंश। अब 2 और 2 कॉमन ले लो तो एंगल सी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। अब 360, अब 2 से इस 360 को काट दो तो यानी कि एंगल सी प्लस एंगल बी का मान कितना हो जाएगा भाई, 180 अंश। एक अच्छा 6 का भी बंदा बता देगा, एंगल सी और एंगल बी का मान 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो फिर से वही चीज़ यहाँ पे फिर से वही चीज़ आया। इस बार हम आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ पे जगह है ड्रॉ करने के लिए, इसी में देखो, इसी में आपको दिखा दें। ये हमारी समांतर रेखा है। ठीक है, ये हमने तिर्यक रेखा डाल दी। इस बार हमने किसे प्रूफ किया था, अरे कहाँ गया, ये रहा, सी और बी को प्रूफ किया था ना, सी और बी इक्वल टू 180 अंश, यानी कि ये हमारा एंगल बी है और ये हमारा एंगल सी है। तो हम ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ठीक है, अब समांतर है तो ये जो है हमारी तिर्यक रेखा का काम करेगी। अब तिर्यक रेखा में हम इसे बी लिख लेते हैं और इसे सी लिख लेते हैं। ओके, तो ये कोण और ये कोण 180 अंश होगा क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण है, कई बार हम बता चुके हैं। तो अब 180 अंश कब होगा, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो वैसे ही इसका बी और सी का मान 180 अंश है, यहाँ से देख लो, अगर 180 अंश है तो मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर हमारी हो गई। तो देखो हमने इसके समांतर में इसे दिखा दिया, इसके समांतर में इसे दिखा दिया, मतलब कि हमारी ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज में यही तो चाहिए कि सम्मुख भुजाओं को आप समांतर दिखा दो, दोनों युग्मों को समांतर दिखा दो। तो अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस प्रमेय को भी प्रूफ कर दिया। देखो इस प्रमेय को प्रूफ करना बहुत ही ईजी था, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन इस प्रमेय को प्रूफ करना है थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लंबा रास्ता था। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमने सीधा प्रूफ किया तो ईजी था, लेकिन जैसे हमने इसका विलोम प्रूफ करना चाहा तो हमें थोड़ा लंबे रास्ते से गुजरना पड़ा। तो बाकी विलोम भी तो सत्य हो गया, आपको भी अच्छे से पता हो गया कि सत्य होता है, इसका सीधा भी रास्ता सत्य होता है और विलोम भी सत्य होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रमेय में हमने आपको पार्ट 4 में जो कुछ भी बताया, ये रहा पार्ट 4, तो इसमें हमने आपको जो कुछ भी बताया, आपको अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कहीं भी कमी लगी तो यार कमेंट में हमें ज़रूर बता देना टाइम फ्रेम के साथ। तो फिलहाल वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय को प्रूफ करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।